हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई के इस क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अब तक वीडियो के माध्यम से या ग्रुप में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे उन प्रश्नों को अपनी कॉपी में कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि जो वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रही हूँ, जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फ़ोन करके भी और भी चीज़ें आप जान सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 है जो अपना विश्व के मानव अधिवास। तो इसमें मानव अधिवास के इस चैप्टर में भी हम लोग खास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। जैसे हम अगर जान लेते हैं, अगर हम फिर से एक रिवीजन करें कि अधिवास क्या होते हैं, तो बच्चों, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को मानव अधिवास या बस्ती कहते हैं। ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, संगठित होते हैं और एक साथ जुड़े हुए रूप में जो संगठित बस्ती पाई जाती है उसे मानव अधिवास कहते हैं। अधिवासों का उपयोग जो होता है वो मानव करते हैं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए और वह निवास करने के लिए करते हैं। बस्तियां छोटे रूप में विकसित होकर नगर, महानगर, विराट नगर और विश्व नगरों का रूप धारण कर लेती हैं। 4-5 मकानों या मकानों के समूह से लेकर बड़े बड़े विशाल महानगर तक धीमे धीमे विकास करके अपने अंतिम चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति की, तो मानव के विकास के प्रारंभिक काल में वो कौन सा समय था जब इसकी उत्पत्ति हुई? तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है वह उत्तर पाषाण काल में हुई थी। ऐसा माना जाता है, भूगोलवेत्ता ऐसा मानते हैं कि उत्तर पाषाण काल में मानव अधिवासों की उत्पत्ति हुई थी। मानव अधिवास जो होते हैं वे सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे अधिवास जो एक निश्चित समय या मौसम के अनुसार स्थानांतरित होते हैं उन्हें अस्थायी अधिवास कहते हैं। विश्व की जनजातियों के अधिवास जो होते हैं वे अस्थायी प्रकार के ही होते हैं। तो जो अधिवास होते हैं वो मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास जो होते हैं वे जो होते हैं वे अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते तथा एक ही स्थान पर जीवन पर्यंत अपना समय जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद आते हैं वर्गीकरण पर कि मानव अधिवासों का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ। तो मूल रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। प्राथमिक कार्य व्यवसायों से युक्त अर्थव्यवस्था वाले मानवीय अधिवास को ग्रामीण अधिवास, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों की प्रधानता वाले अधिवास समूहों को नगरीय अधिवास कहा जाता है। तो यह है ग्रामीण और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवासों में मूलतः प्रकृति से जुड़े हुए व्यवसाय ही किए जाते हैं, जबकि जो नगरीय अधिवास हैं वहाँ पर वो जो होते हैं वहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक जो उद्योग होते हैं उनकी प्रधानता होती है। वहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। इसके पश्चात हम आते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों पर। तो इनके कुछ प्रकार होते हैं जिनके आधार होते हैं मकानों की संख्या, उनके बीच की दूरी के आधार पर जो होता है हम अलग अलग प्रकारों में इनको बांट सकते हैं। तो ग्रामीण अधिवास सबसे पहले हम लेते हैं, तो ये होते हैं सघन या गुंचित अधिवास। ऐसे अधिवास गांव में जो बिल्कुल सघन रूप से एक स्थान पर रहते हैं मिलकर, वो कहलाते हैं सघन या गुंचित अधिवास। दूसरे होते हैं प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। तीसरे होते हैं मिश्रित अधिवास और चौथा होता है पल्ली अधिवास। सघन अधिवासों को पुंजित, संहत, केंद्रित अधिवास भी कहा जाता है। इस प्रकार के अधिवास जो होते हैं वे उपजाऊ मैदानी भाग, समतल और पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में देखे जाते हैं। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास छितरे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इस प्रकार के अधिवास प्राय घास प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। प्रकीर्ण या सघन अधिवासों के बीच की अवस्था जो होती है, प्रकीर्ण और सघन अधिवासों की जो बीच की अवस्था होती है वह होती है मिश्रित अधिवास की। इन मिश्रित अधिवासों में कुछ सघन रूप से भी पाए जाते हैं और कुछ प्रकीर्ण या बिखरे अधिवास भी देखने को मिलते हैं। इनकी उत्पत्ति जो होती है वह पर्यावरणीय कारणों के स्थान पर
पारिवारिक कारणों से होती है। जो मिश्रित अधिवास होते हैं उनके बसाव का मूल कारण होता है पारिवारिक कारण। पल्ली अधिवास क्या होते हैं? पल्ली अधिवास एक दूसरे से अलग होते हैं किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं। ये अधिवास पर्वतीय प्रदेशों, निचली घाटियों में देखे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप की। तो प्रतिरूपों में ये प्रश्न आपसे परीक्षा में अक्सर इस प्रतिरूपों में से प्रश्न पूछा जाता है। आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप होते हैं, जैसे रेखीय प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप, अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, पंख प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, मधुमक्षता प्रतिरूप और अनियमित प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप सड़कों, रेल मार्ग, नहरों के किनारे पर होते हैं। तीर प्रतिरूप जो होते हैं वो नदियों के विसर्ग के सहारे पाए जाते हैं। त्रिभुजाकार प्रतिरूप जो होते हैं वो नदियों और सड़कों के संगम पर देखे जाते हैं। आयताकार प्रतिरूप सड़कों के आपस के में मिलने पर बनते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप जो बनते हैं वे किसी झील, किसी तालाब या किसी कुआं या किसी कोई मंदिर है या कोई प्रसिद्ध किला है उसके चारों ओर उनका मकानों का, अधिवासों का समूह पाया जाता है। सीढ़ीनुमा जो प्रतिरूप होता है वो पर्वतीय ढलानों पर पाया जाता है। मधुमक्खी प्रारूप जनजातियों द्वारा विकसित प्रतिरूप होते हैं। अब आता है, अपन बात करते हैं नगरीय अधिवासों की। तो नगरीय जो अधिवास होते हैं उनकी मुख्य विशेषताएं हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता होती है उच्च जनसंख्या घनत्व। नगरीय अधिवासों की पहली विशेषता है कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत उच्च होता है। त्वरित गतिशीलता होती है, बहुत तीव्र गतिशीलता पाई जाती है। पक्की सड़कें, पक्के मकान होते हैं। रोजगार की उपलब्धता होती है। परिवहन की सुविधाएं होती हैं। उच्च शिक्षा, गहन चिकित्सा सुविधा होती है। 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। जटिल श्रम विभाजन पाया जाता है। सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव होता है यहाँ पर और तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर यहाँ देखे जाते हैं। तो यह है नगरीय अधिवासों की विशेषताएं। यदि हम बात करते हैं नगरीय अधिवासों की समस्याएं, तो कुछ समस्याएं क्या है यहाँ पर कि एक तो क्या है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता हुआ आकार। जनसंख्या में जो वृद्धि है वह नगरीय अधिवासन की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गाँव से भी लोग रोजगार प्राप्ति के लिए शहरों में जाकर बसते हैं और वहाँ पर भी उनकी आबादी बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है नगरों की। अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व होता है और नगरों का बढ़ता आकार होता है। दूसरी बड़ी समस्या वहाँ देखी जाती है गंदी वस्तुओं का प्रादुर्भाव। गरीब जो किसान वर्ग है या गरीब तबका है वह क्या करता है, गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होता है। तीसरी है पर्यावरण प्रदूषण। नगरों में सबसे बड़ी तीसरी मुख्य समस्या पाई जाती है कि वहाँ पर पर्यावरण का प्रदूषण होता है। प्रदूषण के मुख्य कारक होते हैं कल कारखाने से निकला हुआ धुआं, उनसे निकली हुई प्रौद्योगिकी कचरा, और दूसरा एक प्रमुख कारण होता है वाहन जितने भी होते हैं उनसे निकलने वाला धुआं। फिर एक अन्य इसका मुख्य समस्या होती है उपभोक्ता वस्तुओं का बहुत ऊंचा मूल्य होता है। यहाँ पर महंगी वस्तुएं पाई जाती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट देखी जाती है। अपराध का बढ़ता हुआ स्तर होता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की कमी देखी जाती है। तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता और सामाजिक असहयोग यहाँ पर देखा जाता है। तो ये मुख्य समस्याएं होगी नगरों की। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण, मैं प्रश्नों की तरफ बात करूंगी। अब आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगी कि इस पार्ट में से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो देखो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नगरीय और ग्रामीण अधिवासों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवासों में आपको अंतर स्पष्ट करना है, लेकिन आपको पॉइंट वार एक एक उत्तर लिख करके एक पॉइंट में आपको इसका उत्तर देना है और इनका अंतर स्पष्ट करना है। उदाहरण देते हुए इनका अपन अंतर स्पष्ट करेंगे। इसके अंतर के मैं कुछ आधार आपको बता देती हूँ। एक तो लोगों के कार्य, जैसे ग्रामीण अधिवास जो होता है वो प्राथमिक कार्यकलापों में संलग्न होते हैं, जबकि नगरीय अधिवास में अधिकांश लोग द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में संलग्न होते हैं। इसके बाद आता है मकानों के बीच की दूरी। ग्रामीण अधिवासों में हम देखते हैं कि अधिवासों में मकान बड़े बड़े और इनके बीच की दूरी अधिक होती है, जबकि नगरों में क्या होता है, दूरी बहुत कम होती है और न के बराबर होती है। आधुनिकता का प्रभाव, ग्रामीण अधिवासों में आधुनिकता से बहुत दूर होते हैं, इनका प्रभाव नगण्य होता है, जबकि नगरीय अधिवासों में पूर्णतः आधुनिकता का प्रभाव देखा जाता है। सामाजिक संगठन, ग्रामीण अधिवासों में सामाजिक संगठन सुदृढ़ होते हैं, जबकि नगरीय अधिवासों में सामाजिक संगठन का प्राय बिल्कुल अभाव पाया जाता है। सामाजिक मूल्यों की स्थिति,
जो सामाजिक मूल्य ग्रामीण अधिवासों में बहुत प्रगाढ़ होते हैं, बहुत उच्च स्तरीय पाए जाते हैं, जबकि नगरीय अधिवासों में सामाजिक मूल्यों की तुलना में व्यक्तिगत मूल्यों को ऊपर रखा जाता है। तो इन आपको पहले अंतर का आधार लिख करके फिर उस दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करते हुए अपने उत्तर को लिखना है। उत्तर लिखते वक्त आपको महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखनी है कि अपने उत्तर को कम से कम शब्दों में और बिंदुओं में पॉइंट डाल करके 1 2 3 4 पॉइंट डाल करके अपने उत्तर को लिखना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके जो ये जो प्रतिरूप मैंने बताए थे, ग्रामीण प्रतिरूप, उनके क्या है कि आपको चित्र भी बनाने को आते हैं। चित्र मतलब आपके टिप्पणी में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो लोग, कि ये कहते हैं कि आप लोग मानव अधिवास का अर्थ स्पष्ट करें और प्रतिरूपों का वर्णन करें और सचित्र वर्णन करें। तो ऐसे में आपको चित्र बनाते हुए इनका वर्णन करना है। तो देखिए, जैसे चित्र में आपको दिखा रही हूँ, रेखीय प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, जैसे किसी केंद्र किसी मंदिर या किले के चारों ओर बसाव सघन रूप से गोल पाया जाता है, इसलिए वृत्ताकार प्रतिरूप। अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप, यह है आपका तारा प्रतिरूप। मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, जो कि पर्वतीय ढलानों पर पाया जाता है। तो ये है प्रतिरूप जिनके सचित्र वर्णन आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो ये हमारा एक लेसन था जिसमें अब एक कुछ खास बात और करना चाहूँगी आपसे मैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की मैं अपन चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। बाकी जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें जो बहुत बढ़िया बनते हैं उन पर अपन बात कर लेते हैं। जैसे बनता है कि नदियों, सड़कों, रेलवे लाइनों के साथ विकसित बस्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। किसमें किया जाता है? नदियाँ, सड़कें और रेलवे लाइन के साथ में जो विकसित होती है बस्तियाँ, उसे उन्हें अपन क्या कहेंगे? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, क्षेत्रीय बस्ती, रेखीय बस्ती, आर्थिक बस्ती या आधारभूत संरचना संबंधी बस्ती। तो इसका उत्तर होगा रेखीय बस्ती। इसके बाद एक अन्य प्रश्न आता है, सन्ननगर शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? किस भूगोलवेत्ता ने सन्ननगर शब्द का प्रयोग किया था? तो इसमें जो अपने पास ऑप्शन आएंगे वो आएंगे जीन गॉटमैन, पैट्रिक गिडीज, नॉर्दम और जॉनसन। इसका सही उत्तर है पैट्रिक गिडीज। पैट्रिक गिडीज ने सबसे पहले सन्ननगर शब्दावली का प्रयोग किया था। एक अन्य प्रश्न आता है कि एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, सिंगापुर, टोक्यो या मुंबई? तो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती जो है वह मुंबई में स्थित है, जिसका नाम धारावी है। फिर आता है, ग्रामीण और नगरीय अधिवासों में अंतर स्पष्ट करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कार्य, सामाजिक संगठन, सामाजिक अस्थिरता या रासायनिक संरचना? तो इसका उत्तर आएगा कार्य। कार्य के आधार पर हम आसानी से ग्रामीण और नगरीय अधिवासों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है, सड़क के किनारे स्थित बस्ती का प्रतिरूप क्या होगा? तो ये होगा आपके रेखीय प्रतिरूप। यूएसए के उत्तर पूर्वी समुद्र तट के नगरीय प्रतिरूप के वर्णन हेतु मेगालोपोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हैरिस ने किया था, जेन गॉटमैन ने किया था, ब्राउन ब्रेरी ने किया था या डेविड हॉर्ने ने किया था? तो इसका मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिन्होंने किया था उनका नाम है जीन गॉटमैन। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख जरूर लेना और मैं इनकी एक पिक्चर भी आपको खींच करके भेज दूँगी। तो इस तरह से हमारा ये एक लेसन आज कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये इस पार्ट के जो मुख्य बिंदु जिन पे हमने चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे। इसे आप एक दोहरान की तरह लें, आप एक रिवीजन की तरह इसको वापस से रिवाइंड कर लें, मुख्य बिंदुओं को कॉपी में लिख लें और उन्हें साथ ही साथ याद भी कर लें। ठीक है, तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।